हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर सुनकर हमें लगता है कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि कुछ गैसेस की कॉम्पोजिशन है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास करके अगर गैसेस की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें पता है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है, सो ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। अब अगर ऐसे वाटर वेपर की बात करें, प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। देन उसके बाद अगर पर्टिकुलेट मैटर की बात करें तो इससे कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्थ जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें किसी लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उसके रीजंस प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा। देन कि कौन सी लेयर में ऐसे एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं, कौन सी लेयर में नहीं हो सकता ऐसा। अरोरा का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं लेयर्स के साथ रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सिंपल लेमन लैंग्वेज में गैसेस का कवर है अर्थ के अराउंड। अब वो गैसेस का कवर अर्थ के साथ ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से अटैच है। अदरवाइज़ तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो तो गैसेस ब्लोन आउट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ के साथ इंटैक्ट रहता है। तो इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: गैसेस, वाटर वेपर, देन डस्ट पार्टिकल्स या फिर पर्टिकुलेट मैटर। सबसे पहले गैसेस को देखें तो इनका नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी गैस का कितना नंबर है, कितना परसेंटेज है, लेकिन इंडिविजुअली ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट होने का मतलब है कि ये केमिकली दूसरी गैसेस के साथ बहुत कम रिएक्ट करती है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रिफिकेशन में ये काम आती है। देन उसके बाद एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन का सोर्स है क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, ये अमीनो एसिड का सोर्स है। उसके बाद ये कंबस्शन को डिक्रीज़ करती है। जैसे ऑक्सीजन कंबस्शन को प्रमोट करती है, तो नाइट्रोजन उस कंबस्शन को प्रिवेंट करने के लिए के काम आती है। कंबस्शन क्या होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी या फिर लाइट रिलीज़ करे। तो नाइट्रोजन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टेम्परेचर रिड्यूसिंग डाइल्यूटेंट। मतलब कि उस कंबस्शन से जो भी हीट रिलीज़ होगी तो नाइट्रोजन उस हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को कम करेगी। ऐसे ही नेक्स्ट गैस आती है ऑक्सीजन, जिसकी अमाउंट 21% है। ये सबको पता है कि लाइफ सेविंग गैस है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कंबस्शन में काम आती है। नेक्स्ट आर्गन। आर्गन देखें तो आर्गन भी एक इनर्ट गैस है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी अमाउंट 0.03% थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसकी अमाउंट 0.04% हो चुकी है। अब इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कितनी ज़्यादा फ्यूल बर्निंग हुई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस का क्या मतलब है कि जितनी भी सोलर इंसोलेशन होगी, सोलर इंसोलेशन मतलब कि जो सन की रेज शॉर्ट वेव लेंथ वाली अर्थ पर आएंगी, उनके लिए तो ये ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब कि सारी की सारी रेडिएशन अर्थ पर आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद उन रेडिएशंस का कुछ पार्ट अर्थ रिफ्लेक्ट करेगी एज लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। उनका उस लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है। अब ये और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका हाफ लाइफ पीरियड सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 150 ईयर्स। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर में 100 अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हाफ होने के लिए, उसको 50 पर आने के लिए 150 ईयर्स लगेंगे। इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट आती है नियॉन गैस, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये सारे के सारे इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इनको हम ट्रेस गैसेस बोल देते हैं। और ओजोन हमें पता है, ऑक्सीजन के साथ जो फ्री ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट कर कर ओजोन लेयर बनती है, और ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। देन नेक्स्ट आता है उसके बाद वाटर वेपर।
वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस होने का मतलब क्या है कि इसकी अमाउंट ऑल्टीट्यूड के साथ चेंज होती रहेगी। लोअर लेयर्स में इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और अपर लेयर्स में कम होगी। लोअर लेयर्स में अमाउंट ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि ये एक हैवी और डेंस गैस होगी। गैस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वेपर जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। पानी तीनों फॉर्म्स में रह सकता है, लेकिन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन बहुत ही इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके दो इम्पॉर्टेंट मेन काम है वाटर वेपर के। सबसे पहला काम है इसका क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब सोलर रेडिएशन से इवेपोरेशन होगी तो इवेपोरेट होके वाटर वेपर इन गैसियस फॉर्म एटमॉस्फेयर में हैंग करेंगे। जब उनको कहीं पर भी कोई डस्ट पार्टिकल मिलेगा तो वो डस्ट पार्टिकल एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई काम करेगा उसके अराउंड, क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये जो वाटर वेपर होंगे ये उन डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर ये ऐसे क्लाउड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे जैसे क्लाउड वाटर वेपर इंक्रीज़ होते जाएंगे और वो क्लाउड इतना ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा कि उस वाटर वेपर को वो होल्ड नहीं उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो वाटर वेपर अर्थ पर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो वाटर वेपर का ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका है कि ये अर्थ पर टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं। अब ये कैसे करते हैं, क्योंकि वाटर वेपर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सोलर रेडिएशंस आती हैं उसका कुछ पार्ट तो ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद जब अर्थ उन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगी तो ये उसका भी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि ना तो अगर कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर लिया तो ये ना तो ज़्यादा हीट होने देते हैं अर्थ को और ना ही ज़्यादा कूल होने देते हैं। इसी वजह से ये टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं अर्थ पर। अब इनकी जो अमाउंट रहती है वो 0.2% से 5% तक रहती है। इसकी दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वेरिएशंस क्या हैं। वेरिएशंस का मतलब कि लैटिट्यूड या फिर ऑल्टीट्यूड के साथ ये कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। लैटिट्यूडिनल वेरिएशन देखें इक्वेटर पर और ट्रॉपिक्स पर, इसकी अमाउंट 4% रहती है। सबसे ज़्यादा इसकी अमाउंट होती है इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सोलर इंसोलेशन ज़्यादा है। सोलर इंसोलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा और वाटर वेपर ज़्यादा होंगे। और पोल्स पर उसका उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ पर सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होती नहीं है तो लेस दैन 1% तक अमाउंट रहती है वाटर वेपर की। ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशन देखें तो हाइट के साथ वाटर वेपर की अमाउंट डिक्रीज़ होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर वेपर जो होते हैं वो डेंस होते हैं और जितनी ज़्यादा कोई चीज़ डेंस होगी तो वो अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में हैंग करेगी रादर दैन अपर लेयर्स। उसके बाद इसकी सीजनल वेरिएशन भी होती है। सीजनल वेरिएशंस का मतलब है कि समर्स में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से ही समर्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। विंटर्स ड्राई होती हैं क्योंकि वाटर वेपर कम होते हैं। देन उसके बाद इसकी डेली वेरिएशंस भी आती हैं। डेली वेरिएशंस का मतलब है कि अगर हम 12 PM to 4 PM के बीच में देखें तो उस टाइम पर वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सोलर इंसोलेशन ज़्यादा है। और 3 AM to 5 AM तक क्योंकि सोलर इंसोलेशन होती नहीं है तो उसकी वजह से वाटर वेपर कम होते हैं। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसका पार्ट कॉम्पोजिशन का, वो है पर्टिकुलेट मैटर, जिसको हम डस्ट पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। ये भी अब क्योंकि डेंस होते हैं, हैवी होते हैं, तो ये लोअर लेयर्स में भी होते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स नेचुरली भी एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिकली भी आ सकते हैं, मतलब कि ह्यूमंस भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नेचुरली देखें तो ऐसे नेचुरली डस्ट है, अगर वो आ जाएगी, सी सॉल्ट होगा, वॉल्केनिक ऐश होगी, पोलन ग्रेन्स जो होंगे, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर, जैसे भी मीटियोर्स अर्थ की साइड आते हैं उनकी कुछ बर्निंग होगी अगर, तो उस बर्न से भी डस्ट पार्टिकल्स आएंगे। एंथ्रोपोजेनिकली देखें तो इंडस्ट्रीज़ से डस्ट आएगी, गैसेस आएंगे। स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में कितना पॉल्यूशन रहता है, ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है। देन उसके बाद फायर इंसिडेंट्स होंगे। अब फायर नेचुरल भी वैसे हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। जितनी भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होंगी उसकी वजह से डस्ट आएगी तो वो एक एंथ्रोपोजेनिक रीज़न हो जाएगा। अब ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ये एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई काम करेंगे। इन न्यूक्लियाइज के अराउंड ही वाटर वेपर अटैच हो जाएंगे
और अटैच होने के बाद जब वो कंडेंस होंगे विद लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, वो नीचे एज क्लाउड की फॉर्मेशन करेंगे, देन उसके बाद में फिर वो एज रेनफॉल धरती पर आएंगे। अब ये पर्टिकुलेट मैटर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप इससे रिलेटेड जो एयर क्वालिटी इंडेक्सेस होते हैं उसको भी एक बार चेक कर लेना। पर्टिकुलेट मैटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे 2.5 का पर्टिकुलेट मैटर देखें, एक PM10 होता है, लेकिन जितना ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर छोटा होगा साइज़ में उतना ही ज़्यादा वो हार्मफुल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो छोटा होगा, जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं वो उतनी जल्दी ही हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में आ जाएगा और उससे लंग डिसीज़ होती हैं, रेस्पिरेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए ये पर्टिकुलेट मैटर मीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इन पर्टिकुलेट मैटर्स या फिर हमें क्या लगेगा अब कि हाँ इस पर्टिकुलेट मैटर की वजह से तो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, इट मीन्स रेनफॉल हो रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ओवर द टाइम क्या होता है कि ये पर्टिकुलेट मैटर या फिर एरोसोल्स उतना ज़्यादा रेनफॉल के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने क्या कहा था कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उन डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड वाटर वेपर जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद जब उनका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्लाउड्स जैसे होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो एज रेनफॉल फॉल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे पर्टिकुलेट मैटर या फिर एरोसोल्स की अमाउंट इंक्रीज़ होती रहेगी, उससे क्या होगा, पहले तो डस्ट पार्टिकल्स कम थे, तो उतने के अराउंड ही वाटर वेपर अटैच होके कंडेंस हो रहे थे। अब पर्टिकुलेट मैटर या फिर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से अब इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ हो गई, तो इट मीन्स वाटर वेपर, अब मान लीजिए कि अगर वाटर वेपर की अमाउंट कांस्टेंट है, वो तो उतने के उतने ही थे, लेकिन डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अब वो छोटे छोटे जो वाटर वेपर हों तो इनके अराउंड जब वो छोटी छोटी अमाउंट में अटैच करेंगे तो एक तो इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा है, तो इट मीन्स इनके एज रेनफॉल फॉल करने की इनकी कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब इनकी स्पेस कम होने की वजह से, क्योंकि अब इन वाटर वेपर का साइज़ बहुत छोटा हो चुका है, साइज़ छोटा होने की वजह से ये सनलाइट से इवेपोरेट भी जल्दी ही हो जाएंगे। तो इसी वजह से जैसे जैसे एरोसोल्स या फिर पर्टिकुलेट मैटर इंक्रीज़ होता जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वो रेनफॉल को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे जैसे उनकी अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी वो रेनफॉल को कम कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर को अगर देखें तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये पार्ट बहुत ही कम बुक्स में दिया होता है, इनफैक्ट NCERT में तो ये दिया ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर डिवीज़न देखें तो एटमॉस्फेयर की वो है होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर का मतलब ये गैसेस के बेस पर कि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है या फिर कम है, ये उस बेसिस पर है। अगर गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन देखें ऐसे होमोस्फेयर में गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कंसिस्टेंट रहेगी, जैसे उनकी जो लेयर्स होंगी हर एक लेयर में गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सेम होगी। अप टू 100 किलोमीटर तक रहता है ये होमोस्फियर। अगर अप टू 100 किलोमीटर तक है तो इट मीन्स इसमें नॉर्मल लेयर्स कौन सी आएंगी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर। दूसरी इसकी डिवीजन है हेट्रोस्फियर जितना भी बाकी का पार्ट बच गया बियॉन्ड 100 किलोमीटर वो हेट्रोस्फियर होगा। इसमें थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर आते हैं। अब इसी को अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी डिवीजन क्या आती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये ऑल्टीट्यूड के बेसिस पर है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता जा रहा है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन इसमें इन लेयर्स में कुछ टेम्परेचर की अनोमलीज भी आएंगी कि कुछ लेयर्स में क्या होगा कि टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज़ नहीं होगा, वो इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले अगर हम ट्रोपोस्फियर देखें तो ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज हाइट रहती है वो 13 किलोमीटर तक रहती है। इसमें क्या आएगा, इसमें या तो गैसेस होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे या फिर वाटर वेपर होंगे। अब अगर ट्रोपोस्फियर में वाटर वेपर हैं तो इट मीन्स जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी वो भी ट्रोपोस्फियर में होगी। तो जो हमारी अर्थ पर रेनफॉल होती है इट मीन्स उसका सोर्स कहाँ पर है, ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि ट्रोपोस्फियर्स में क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब
ये क्लाउड्स जो होते हैं वो फ्लाइट्स के लिए एक हिंड्रेंस का काम करते हैं। तो इसी वजह से जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं वो ट्रोपोपॉज के ऊपर फ्लाई करते हैं, मतलब कि स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के पास हैं, अगर ये अर्थ है तो ट्रोपोपॉज 13 किलोमीटर तक है, अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है। अगर अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है तो इट मीन जितनी भी गैसेस इस एरिया में होंगी वो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो डेंस गैसेस होंगी। दूसरी चीज़ अगर देखें, जैसे पहले हमने देख लिया क्लाउड किस में आते हैं, ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि इसमें वाटर वेपर होते हैं। तो इट मीन्स जितने भी वेदर फिनोमिनन होते हैं अराउंड 90% वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में आते हैं। दूसरा अगर टेम्परेचर का देखें, टेम्परेचर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर में विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर एक किलोमीटर के साथ डिक्रीज़ होता है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 165 मीटर पर डिक्रीज़ हो जाएगा। हर 165 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो जाएगा। इस चीज़ को कि हाइट के साथ टेम्परेचर का डिक्रीज़ होना, इस चीज़ को हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल क्यों है कि एक नॉर्मल फिनोमिना है कि हाइट के साथ टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन कुछ ऐसे लेयर्स देखेंगे जब ये फिनोमिना रिवर्स हो जाएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। वैसे ये होता क्यों ऐसा, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है बताना कि टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों होता है। जैसे अगर अर्थ है, अर्थ की हमारी ये सरफेस है, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, और ये रहा सन से क्या आ रहा है कि शॉर्ट वेवलेंथ जो रेडिएशंस है, इंसोलेशन है, वो अर्थ पर आ रही हैं। ये रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ की सरफेस से वापस जा रही हैं एज लॉन्ग वेवलेंथ। अब जितनी भी रेडिएशंस लॉन्ग वेवलेंथ वाली होंगी उतनी उनकी एनर्जी कम होगी। अगर इनकी एनर्जी कम है तो कोई भी चीज़ जब ऊपर जाएगी, अगर थोड़ी थोड़ी अपनी एनर्जी वो लूज़ करती जाएगी। ऐसे अगर यहाँ पर 100 थी उसकी एनर्जी, सन से शॉर्ट वेवलेंथ वाली आई तो इट मीन्स उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। अर्थ की इस सरफेस पर आके उसने स्ट्राइक करा, 100% उसकी एनर्जी थी। जैसे ही उसने अपवर्ड एज लॉन्ग वेवलेंथ मूव करना स्टार्ट करा, तो जितना वो ट्रैवल करती जाएगी उतनी वो हीट लूज़ करती जाएगी, उतनी एनर्जी वो लूज़ करती जाएगी। यहाँ पर अगर 100 थी, यहाँ पर 50 हो जाएगी, तो यहाँ पर 40 हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि हाँ टॉपोस्फियर में विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होगी, अगर ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर 0 डिग्री, और ये रहे पोल, नॉर्थ पोल, और ये रहा साउथ पोल। जो ट्रोपोस्फियर होगा उसकी हाइट ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पर ज़्यादा होगी और पोल्स पर कम होगी। ये रहता है ट्रोपोस्फियर की हाइट जो होगी इक्वेटर पर ज़्यादा होगी और पोल्स पर कम होगी। ऐसा क्यों है? पोल्स पर ये अराउंड 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर इसकी हाइट अराउंड 16 किलोमीटर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्वेटर पर सनलाइट मैक्सिमम होती है। अब अगर यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है और इस एरिया में कोई एयर पार्सल है, उस एयर पार्सल का साइज़ जैसे जैसे टेम्परेचर सनराइज़ की वजह से सन की लाइट से इंक्रीज़ होगा, उस टेम्परेचर से क्या होगा, इस एयर पार्सल का में जितने भी पार्टिकल होंगे उनका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से क्या हो गया, तो इसका साइज़ क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। इसी वजह से ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से इक्वेटर पर ट्रोपोस्फियर की हाइट ज़्यादा रहती है और पोल्स पर क्योंकि सनलाइट कम होती है तो इस एरिया में जो भी एयर पार्सल होगा वो श्रिंक करेगा, मतलब कि वो एक्सपैंड बहुत कम करेगा। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होगी वो कम रहेगी। अब दूसरा रीज़न हाइट का ये है कन्वेक्शनल करंट्स ट्रोपोस्फियर तक काम करती हैं। जितनी भी कन्वेक्शनल करंट्स, हमने ये पहले भी देखा हुआ है कि कन्वेक्शनल करंट्स क्या होती हैं,
कन्वेक्शनल करंट्स का जो इन्फ्लुएंस होगा वो ट्रोपोस्फियर तक लास्ट होगा, उसकी वजह से भी ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होगी इक्वेटर पर ज़्यादा होगी और पोल्स पर कम होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट हमारी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फियर। आई एम नॉट गुड विद टेक्नोलॉजी। स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें है ओजोन लेयर। इसकी इम्पॉर्टेंस ही स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन लेयर की वजह से है। अप टू 50 किलोमीटर तक इसकी एवरेज हाइट रहती है। अब इसमें अनोमली आती है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर विद हाइट डिक्रीज नहीं होगा, इस लेयर में टेम्परेचर विद हाइट इंक्रीज होने लग जाता है। अब इसका कनेक्शन है ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर हमें पता है कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अब अगर यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रही है तो इट मीन्स सन से आने वाली यूवी रेज को ये एब्जॉर्व कर रही होगी। और अब हमें वो पता है कि वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। शॉर्ट वेवलेंथ वाली होंगी तो उनकी एनर्जी तो मैक्सिमम होगी ही होगी। इस मैक्सिमम एनर्जी वाली रेज को अब अगर ये एब्जॉर्ब कर रही हैं तो इट मीन्स स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर विद हाइट इंक्रीज ही होता रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें आती है, अच्छा ओजोन लेयर का हमें मेंस के लिए भी देखना है। मेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो हो रही है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, इन सारी चीज़ों जो एसीज़ में यूज़ होते हैं, ये कैसा होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इसमें क्या होती है क्लोरीन। ओजोन कैसे बनती है? ओजोन बनेगी ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड रिएक्शन। O2 प्लस जो ओपन ऑक्सीजन होगी, नेसेंट ऑक्सीजन होगी, और जो हमारी जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उसके रिएक्शन से ओजोन बनती है। अब ये जो ओपन जो फ्री वाली ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसकी क्लोरीन की प्रॉपर्टी होती है कि इसके साथ जाकर ये अटैच हो जाती है। इसके साथ अटैच होकर ये ClO बनाएगी। अब लेकिन ओजोन के लिए क्या ज़रूरत था? ओपन ऑक्सीजन चाहिए थी, इसको नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए थे। ये तो अब ClO बनाने के लिए यूज़ हो गई। तो इट मीन्स कि कम ऑक्सीजन बनेगी, कम ओजोन बनेगी, तो जिसकी वजह से ही ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। जैसे इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें बोला गया है कि हाँ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसीज वगैरह में यूज़ होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसको फेज़ आउट कर दिया जाएगा, मतलब उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। जैसे जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम होते जाएंगे तो ये क्लोरीन जो होगी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो जो ओपन ऑक्सीजन होगी ये इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ओजोन बनाएगी। तो ये ओजोन अल्टीमेटली हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेंगी। दिस बियर विद माई राइटिंग। नेक्स्ट लेयर है हमारी थर्ड, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर अप टू 80 किलोमीटर तक रहती है। अच्छा ये भी अब होमोस्फीयर का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया था ना कि होमोस्फीयर जो होगा वो अप टू 80 किलोमीटर होगा। तो ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर ये सारे के सारे होमोस्फीयर का पार्ट है। जैसे ओजोन लेयर जो थी स्ट्रेटोस्फीयर में, हमने देखा कि उस ओजोन की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर चेंज जो था वो विद हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या था, ये रिवर्स हो गया। जो नॉर्मल लैप्स रेट था वो उसका रिवर्स हो गया। तो मीजोस्फीयर में फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो टेम्परेचर होगा विद हाइट वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ओजोन वगैरह है नहीं ना, या फिर कोई ऐसी गैस नहीं है जो कि सन से आने वाली रेडिएशन को ट्रैप कर लेगी। ये तो यूवी रेस को ट्रैप करती थी जो कि हाई एनर्जी वाली होती थी। इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज़ हो जाता था। इसमें ऐसी कोई ओजोन है नहीं, तो इसी वजह से टेम्परेचर इसमें कम होता है। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जितने भी मीटियोर्स
जितने भी मीटियोर्स एस्टेरॉइड्स बेल्ट से अर्थ पर आते हैं उसकी बर्निंग मीजोस्फीयर में भी होती है। अब हमें ये लगता है कि टेम्परेचर तो कम है तो बर्निंग कैसे हो जाएगी। बर्निंग होती है कि जितने भी गैसेस पार्टिकल्स होंगे, अब इसमें गैसेस तो होंगी ही ना, ऐसा तो नहीं है कि मीजोस्फीयर में कोई गैसेस नहीं है। अब जो भी इसमें गैसेस होंगी इतनी उनकी विद हाइट क्या होता है कि डेंसिटी कम तो होती है गैसेस में, लेकिन मीजोस्फीयर में गैसेस की डेंसिटी इतनी भी कम नहीं है कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हों। इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे आपस में स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही कोई मीटियोर आया और ये गैसेस हैं तो इनमें कोई डिस्टर्बेंस होगी। इस डिस्टर्बेंस से क्या होगा कि पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक करेंगे, कुछ फ्रिक्शन होगी, उस फ्रिक्शन से ही ये मीटियोर्स बर्न कर जाएंगे। तो मीजोस्फीयर की इतनी ही इम्पोर्टेंस है। फोर्थ लेयर आती है थर्मोस्फीयर। फोर्थ लेयर है थर्मोस्फीयर। अब इस लेयर में भी टेम्परेचर हाइट के साथ ज़्यादा है, इस लेयर में भी टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें होते हैं आयंस, जिसकी वजह से इस लेयर का एक पार्ट होता है आयनोस्फीयर। इस आयनोस्फीयर की वजह से ही फर्दर ऑरोरा का फिनोमिनन होता है नॉर्थ पोल वगैरह पर। ऐसे नॉर्वे वगैरह की अगर हम बात करें, ये अब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे। तो इस आइनोस्फीयर में क्या होता है, इस आइनोस्फीयर की पहले तो हाइट होती है 80 to 400 किलोमीटर तक रहेगी वैसे इसकी हाइट। आइनोस्फीयर में क्या होता है, आइंस। अब ये आइंस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होने की वजह से ये एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, ये अगर आइंस हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ जब भी आइंस स्ट्राइक करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्राइकिंग से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी से ही टेम्परेचर थर्मोस्फीयर में इंक्रीज होता है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस है कि इस आइनोस्फीयर की वजह से जितनी भी अगर अर्थ से अगर कोई रेडियो वेव्स छोड़ आ रही हैं अर्थ से, अगर अर्थ से कोई रेडियो वेव्स आ रही हैं तो वो रेडियो वेव्स इस आइनोस्फीयर की वजह से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आएंगी। अगर अर्थ से रेडियो वेव्स आ रही तो ये ट्रांसमिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी हमने देख लिया कि हाँ, अरोरा का जो भी फिनोमेना होगा वो भी आइनोस्फीयर की वजह से ही होगा। अरोरा को अगर थोड़ा सा हम देखें तो उसमें क्या कि हमें पता है कि अर्थ एक जियोमैग्नेट की तरह काम करती है। वो क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो आउटर कोर है उसमें आयरन है और वो आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में भी है, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही अर्थ एक एज जियोमैग्नेट काम करती है। अब अगर ये अर्थ है हमारी, उसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस फॉर्म में रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें जो सोलर विंड्स आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। जो सन से सोलर विंड्स आ रही हैं, उन सोलर विंड्स में भी कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि उसमें कुछ आइंस होंगे। अब जैसे ही वो आइंस इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये उनको उसको अर्थ पर नहीं पहुंचने देंगे और उसको साइड्स पर रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आइंस किसकी साइड जा रहे हैं, पोल्स की साइड जा रहे हैं। इसी वजह से पोल्स पर अरोरा का फिनोमिनन होता है, क्योंकि ये आइंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे भी वो स्ट्राइक करेंगे उससे और एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि नॉर्वे का अगर हम देखें तो वहाँ पर जैसे ग्रीन लाइट्स हम देखते हैं। और जो लास्ट लेयर होती है वो है एग्जोस्फीयर। लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की एग्जोस्फीयर। जितना भी पार्ट बियॉन्ड 16,000 किलोमीटर होगा उसको हम एग्जोस्फीयर बोल देंगे। अब इसमें भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हाइट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि ये सन के पास है। जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जा रहे हैं हम सन के भी तो पास आ रहे हैं ना, तो सन की जो रेडिएशंस होंगी, सन की रेज़ का इन्फ्लुएंस इस लेयर में ज़्यादा होगा, इसी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी
स्ट्रेटोस्फीयर में जितने भी प्लेन्स होंगे वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं। ऐसे इस डायग्राम में भी दिया हुआ है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल. Yes, this is all. Okay guys, thank you.